हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम मास्टर जी में स्वागत है। और हम बच्चों इस समय कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के अनसॉल्व को सॉल्व कर रहे हैं। तो कल जिस सेट को हमने सॉल्व किया था उसके जो बचे हुए प्रश्न हैं वह सभी प्रश्न बच्चों इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हम लोग हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों पहला क्वेश्चन इसमें जो हमारा है कि आदर्श अमीटर तथा आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। आपको प्रतिरोध की वैल्यू बतानी है तथा अमीटर तथा वोल्ट मीटर को क्रमशः परिपथ के श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है उसका रीजन आपको बताना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा आइडियल अमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है। भाई अमीटर के भीतर यदि करंट जाएगा तो वह एक्यूरेट धारा का मेजरमेंट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आइडियल के केस में जो आदर्श अमीटर होता है बच्चों उसका प्रतिरोध शून्य माना जाता है। पहला पॉइंट यह है, यानी आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है बच्चों वह क्या होता है, शून्य होता है, जीरो माना जाता है आइडियल केस में। और आदर्श वोल्ट मीटर की बात करते हैं, यानी आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है बच्चों वह होता है इनफाइनाइट। अब ये प्रतिरोध इनफाइनाइट क्यों है? क्योंकि यदि वोल्ट मीटर के भीतर बच्चों करंट जाएगी तो वहाँ पे कुछ उसके भीतर पोटेंशियल बनने लगेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, वोल्ट मीटर की प्रतिरोध को आइडियल के केस में इनफाइनाइट मानते हैं। जब इनफाइनाइट होगा तो उसके अंदर से करंट बिल्कुल भी बहेगी नहीं और वह एक्यूरेट पोटेंशियल का मेजरमेंट कर पाएगा। ठीक है, तो आइडियल केस की बात की जा रही है। तो आदर्श अमीटर है तो उसका प्रतिरोध हमारा जीरो होगा, और यदि आदर्श वोल्ट मीटर है तो प्रतिरोध बच्चों उसका क्या होगा, अनंत यानी इनफाइनाइट होगा। अब हम बात करते हैं कि अमीटर को क्यों श्रेणी क्रम में लगाते हैं और वोल्ट मीटर को क्यों हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं, इसका रीजन क्या है। तो नॉर्मली यदि मेरे पास कोई विद्युत परिपथ है तो उस विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में करंट की वैल्यू सेम होती है, लेकिन वही समांतर क्रम में वोल्टेज का मान सेम होता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं बच्चों, हम जानते हैं कि विद्युत परिपथ के परिपथ है परिपथ के श्रेणी क्रम में क्या सेम होता है, धारा सेम होता है। किसी भी विद्युत परिपथ की बात करें, श्रेणी क्रम में धारा समान परंतु समांतर क्रम में क्या सेम होता है, विभवांतर सेम होता है। विभवांतर क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तो चूंकि अमीटर श्रेणी क्रम में करंट की वैल्यू क्या है, एक समान है, इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, जो अमीटर है उसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, है ना। क्या कर देते हैं, इसी कारण से अमीटर को किस में जोड़ा जाता है बच्चों, श्रेणी क्रम में। अमीटर को श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं।
तो आपको इसका वजह पता चल गया होगा। हमने सिंपल बात किया कि यदि आपका आइडियल अमीटर है, यानी यह एक आदर्श अमीटर है, तो उसका प्रतिरोध 0 होगा। यदि आदर्श वोल्ट मीटर है तो प्रतिरोध इनफाइनाइट होगा। और बात यह है कि अमीटर को क्यों श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, तो इसका रीजन यह है कि किसी भी विद्युत परिपथ के सीरीज में करंट की जो वैल्यू होती है वह क्या होता है, 0 होता है। क्या बोले हैं, किसी भी श्रेणी क्रम में जो धारा का मान होता है बच्चों, वह क्या होता है, समान होता है। और समान होने की वजह से जो अमीटर है उसको श्रेणी क्रम में लगा देते हैं भाई, चूंकि हमको धारा मेजरमेंट करना है, धारा जब सेम रहेगा पूरे पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पे, तो एक्यूरेट मेजरमेंट करेगा। और जो पोटेंशियल होता है एक्चुअल में बच्चों, वह मुख्यतः हमको 2 पॉइंट का पोटेंशियल बताना होता है। तो यदि मेरे पास एक प्रतिरोध है, इसका विभवांतर बताना है, तो मैं इन दोनों को श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ सकता, क्योंकि हमको इसके सिरे का पोटेंशियल बताना है, और सिरे का पोटेंशियल बताना है, इस वजह से हमको इसको समांतर क्रम में लगाना पड़ेगा। तो इसी वजह से हमने यहाँ बताया है कि समांतर क्रम में जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है वह सेम होती है, जिस वजह से उसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। और जो धारा होता है वह सीरीज में, जो श्रेणी क्रम में जो धारा का मान होता है वह समान होता है, इसी वजह से उसको क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में लगाते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा प्रश्न। इसे आप नोट कर लेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी आप लिख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है, एक कुंडली का प्रेरकत्व दे दिया है। देखिए जैसे जैसे प्रश्न बोल रहा है वैसे वैसे आप काम करते जाइए, ठीक है। प्रेरकत्व दिया, प्रेरकत्व आप जानते हैं कि एल होता है, यानी एल का मान कितना दे दिया है, 0.4 हेनरी दिया है। और यहीं पे रेजिस्टेंस का मान कितना दिया है, 10 ओम दे दिया है, ठीक है। और 30 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, यानी जो फ्रीक्वेंसी दिया है बच्चों कितना दिया है, 30 हर्ट्ज दिया गया है। और 6.5 वोल्ट की प्रत्यावर्ती, यानी जो विद्युत सोर्स यानी वोल्टेज जो है, और आप जानते हैं कि जो सोर्स है हमारा V0 की वैल्यू मेजरमेंट करता है, तो V0 दिया गया कितना, 6.5 वोल्ट दिया गया है, ठीक है, जुड़ा हुआ है। तो इस परिपथ में वह औसत विद्युत शक्ति की गणना करनी, यानी आपको बताना है पावर। तो आप जानते हैं कि पावर जो होता है P = I/RMS इंटू V/RMS इंटू क्या होता है, cos फाई होता है, ठीक है। इसमें cos फाई क्या है, शक्ति गुणांक है, यानी हमको I/RMS और V/RMS का मान चाहिए। नहीं तो इसको और एक तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए I/RMS है ना, तो मैं I/RMS यानी आप जानते हैं कि जो I/RMS होता है I0/√2 होता है। इसी प्रकार V/RMS V0/√2 होता है। तो उसी से हम क्या करें, इसको रिमूव कर देंगे, तो ये हो जाएगा I0/√2 और यहाँ क्या हो जाएगा V0/√2 और इधर हमारा क्या है cos फाई है, ठीक है। और स्क्वायर रूट का मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 बन जाएगा, यानी I0 V0। तो देखिए प्रश्न में V0 का तो मान हमको पता है और हमारा टारगेट क्या है, I0 का मान निकालना और cos फाई का मान निकालना, ठीक है। तो देखिए इसमें cos फाई हमारा शक्ति गुणांक है और आप जानते हैं कि cos जो फाई होता है शक्ति गुणांक किसके बराबर होता है, R/Z के। इसमें Z क्या है, प्रतिबाधा, यानी अब हमको प्रतिबाधा निकालना पड़ेगा। क्योंकि प्रतिबाधा इस वजह से निकालना पड़ेगा, एक और वजह है, आप जानते हैं कि जो करंट है I = V/R और R के रूप में हमारा क्या है, प्रतिबाधा है। भाई पूरा सर्किट कितना रेजिस्टेंस बना रहा है वो प्रतिबाधा ही तो है, यानी Z, ठीक है। अच्छा तो हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले Z का मान निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए Z की वैल्यू निकालने के लिए आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है, Z बराबर स्क्वायर रूट। चूँकि सर्किट में 2 ही चीज़ लगा हुआ है बच्चों, ध्यान से देखिए, इंडक्टर लगा है और एक रजिस्टेंस लगा है, ठीक है। तो प्रतिबाधा का जो फार्मूला हमारा बनेगा वह क्या हो जाएगा, R² + XL का स्क्वायर।
और एक्सेल क्या होता है आप जानते हैं, एक्सेल बराबर क्या होता है, ओमेगा इंटू यल होता है। ओमेगा हमको नहीं पता है लेकिन फ्रीक्वेंसी हमको पता है, तो 2 पाई एफ इंटू में क्या लिख सकता हूँ, यल लिख सकता हूँ। यानी एक्सेल का जो मान हमको मिलेगा 2 हो जाएगा, पाई का मान हम जानते हैं 3.14 होता है। फ्रीक्वेंसी कितना दी गई है, 30 हर्ट्ज दी गई है। और यल का मान कितना है, इंडक्टर यल का मान 0.4 है बच्चों, कितना है 0.4, यानी 0.4 दिया गया। चलिए मल्टीप्लाई करिए इसका, मैं 10 इसको दे दूंगा तो ये 40, 4 हो जाएगा, 4 3 12, 12 3 36, 36 दूनी 72, ये नंबर भी है बगल में, तो यानी आपका जो ये नंबर होगा 72 है। तो करीब करीब एक्सेल की जो वैल्यू आपको निकल के आएगी बच्चों 75.3 की आएगी। अब सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है, एक्यूरेट यही लगभग आएगी हमको लगता है। चलिए यानी एक्सेल हमको पता चल गया है, आर पता है, बस वैल्यू भरेंगे तो जेड का मान हमको पता चल जाएगा। तो देखिए यहीं पर हम जेड का मान निकालते हैं, जेड बराबर क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू कितनी है 100, सॉरी 100 है ना, 100 नहीं ये 10 है, देखो 10 है, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, प्लस एक्सेल का मान हमने कितना निकाला है, एक्सेल का मान जो हमने निकाला है 75.3 निकाला है, तो इसको हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, यानी 75.3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे आप तो ये 75 का स्क्वायर जो है ये आपका आएगा 5600 लगभग 70 के करीब आएगा, और उसमें ये नंबर आप जोड़ देंगे तो आपका ये हो जाएगा 5770 के समथिंग आ जाएगा, ठीक है। और 5770 जो बच्चों है एक्चुअल में 5776 जो होता है ना वह लगभग 76 का वर्गमूल होता है, तो ये नंबर लगभग उसी के करीब है, यानी ये लगभग वर्गमूल जो निकल के आएगा 76 के करीब आ जाएगा, ठीक है। इतना ओम ये प्रतिरोध हमारा मतलब ओम निकल के प्रतिबाधा आ जाएगा, ठीक है। यानी जेड का मान हमने निकाल दिया। जब जेड का मान निकाल दिया आपने तो देखिए cos फाई भी निकाल सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। क्या हो जाएगा आर मतलब हमारा 10 हो गया, और जेड में अभी यहाँ पे निकाला ही हूँ यानी 76 हो गया, ठीक है। चलिए आई नॉट भी निकाल लेते हैं, बहुत आसान है। क्या हो जाएगा वी नॉट प्रश्न में दिया गया है, कितना है 6.5 है, और डिवाइड में क्या जेड यानी 76। ये सभी मान आप क्या करेंगे भरेंगे बस इस फार्मूले में, यहाँ पे जो पी एवरेज का फार्मूला है क्या हो जाएगा, देखिए आई नॉट का मान कितना है 6.5/76 है, यही तो है। उसके बाद हमारा क्या है वी नॉट का मान आप देख ही रहे हैं कितना है 6.5 वी नॉट है ना, वी नॉट का मान तो यही है, बस भर दिए कोई दिक्कत नहीं। cos फाई का बच्चों मान कितना हमारा है, वह मान हमारा 10 बटे कितना है 76 है, 76 हो गया। और कोई नंबर छूट तो नहीं, हाँ ये स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट का मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, यानी यहाँ पे हमारा 2 छूटा हुआ है। चलिए इसी को सॉल्व करना है, देखिए इसी को, ठीक है, बस सॉल्व कर देंगे आपको एवरेज पावर निकल के आ जाएगा। देखिए तो मैं ऐसा करता हूँ, नीचे हमारा 76 है, ऊपर 65 में 65 का गुणा करेंगे, आप जानते हैं 4225 होता है, यानी कितना नंबर आ जाएगा अभी ये 4225, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, अब गुणे क्या हो जाएगा 10, 76 गुणे 76, अभी हमने बताया कि 5776 का लगभग वर्गमूल होता है, यानी क्या हो जाएगा 5776 गुणे 2, और जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसके अंदर तो ये नंबर हो जाएगा 422.5, और करीब करीब ये नंबर जब वापस मल्टीप्लाई करेंगे इसका डबल हो जाएगा। 5776 है तो लगभग 5 दूनी 10 यानी 11 साढ़े 11 यानी 11,552 के करीब होगा बच्चों, ये नंबर 11,552 के करीब होगा। डिवाइड देंगे आप, चूँकि डेसिमल आपको बढ़ाना लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो भी भाग नहीं जाएगा, तो लगभग आपका ये जो पी एवरेज निकल के आएगा बच्चों वह आएगा 0.36 वाट, करीब करीब यह रिजल्ट, सॉरी यहाँ 0 आएगा आपका, क्योंकि एक डिजिट लगाने के बाद 0 बढ़ाऊंगा तो भी भाग नहीं जा पाएगा, तो 0.036 वाट के करीब वह पावर निकल के आएगा। इसे आप नोट कर लेंगे। प्रश्न हम आपका यह है सिंपल, सबसे पहले जो डाटा दिया गया तो वो हमने नोट किया, उसके बाद
जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस के हिसाब से बस गुणा भाग किया, बस में कुछ आपको नहीं, फार्मूला पता होना चाहिए, बाकी गुणा भाग करते रहिए। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको, आप नोट कर लीजिए। हाँ, अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मैक्सवेल की विस्थापन धारा की व्याख्या कीजिए और इसके समीकरण को लिखिए और इसकी चालन धारा के बीच कलांतर, ये कलांतर है, अंतर लिख दिया गया, एक्चुअल में कलांतर है। क्या है ये? कलांतर। कलांतर कितनी होती है? और यह प्रश्न बच्चों हमने सेट नंबर 1 में कराया हुआ है, इसलिए इस प्रश्न को दोबारा नहीं कराया जाएगा। यदि आप सेट 1 नहीं देखे हैं तो उसको देखिए और इस प्रश्न को वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि इसको यह प्रश्न वहाँ पे हमने पूरे डिटेल से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है? ठीक है, अब प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है ये भी हमने बताया है, और व्यतिकरण कितने प्रकार की होती हैं, उनकी क्या दशाएं होती, यह भी हमने, देखिए एक्चुअल में कई सारे सेटों में जो प्रश्न होते हैं वो रिपीट करते हैं। अभी सेट 1 के आप देख रहे हैं कि 2 प्रश्न ऐसे हैं जो बिल्कुल रिपीट कर दिए, 5वें का गौण नंबर और 5वें का घन नंबर, ये प्रश्न भी हमने कराया हुआ है। ठीक है, प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है और संपोषी विनाशी व्यतिकरण की क्या कंडीशन होती है, उसको पूरे डिटेल्स हमने सेट नंबर 1 में कराया है बच्चों, वहां से इस प्रश्न के आंसर को आप कवर करें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कार्यफलन। देखिए प्रश्न जैसा जैसा बोलो वैसा काम करते जाइए, क्योंकि प्रश्न ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश डालने पर उत्सर्जित फोटॉन इलेक्ट्रॉन के अधिकतम वेग भी मैक्सिमम की वैल्यू पूछी जा रही है और रेखीय संवेग की गणना कीजिए। भी मैक्सिमम और पी मैक्सिमम का मान आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। ठीक है, बहुत आसान है, देखिए कर सकते हैं हम लोग कैसे। हाँ, सबसे पहले जो आपको दिया है डाटा नोट करते हैं। कार्यफलन दिया है यानी फाई, जितना दिया है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया, ये हमने लिख दिया। और जो लाइट इंसिडेंट कराई जा रही है उस लाइट का वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, तो देखिए जो लाइट आप इंसिडेंट करा रहे हैं मेटल सरफेस पर, उस लाइट की एनर्जी कितनी होगी, वो एनर्जी हम निकाल लेते हैं। और उस एनर्जी में से इतना एनर्जी तो वो किसमें खर्च कर देगा, उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने में, और बची हुई जो एनर्जी होगी वह एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के रूप में इलेक्ट्रॉन चलने में अपना यूज करेगा। ठीक है, तो इस वेवलेंथ के अकॉर्डिंग कितनी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है उस मेटल सरफेस पर, मैं उस एनर्जी को कैलकुलेट कर सकता हूँ। फार्मूला अप्लाई करेंगे आप नॉर्मल, क्या होता है, E बराबर एच न्यू होता है। चूंकि फ्रीक्वेंसी तो दी नहीं, लैम्डा दिया गया है, तो आप जानते हैं न्यू को हम क्या लिख सकते हैं, C/λ। बहुत आसान है, देखिए E बराबर क्या हो जाएगा, एच प्लांक कांस्टेंट है, उसका मान आपको पता होना चाहिए, 6.6 × 10⁻34 होता है। C जी स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल, जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा वेवलेंथ कितना दिया है, प्रश्न में दिया गया कितना, 4000 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। इसको मीटर में बदलेंगे तो 4 × 10⁻−10, 3 माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, -7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 × 10⁻−7 मीटर। एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻−10 होता है, 3 0 माइनस करेंगे तो -7 बच जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसको सॉल्व करते हैं। यह एनर्जी आपको जो बच्चों मिलेगी जूल में मिलेगी, अब आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा कितनी मिल के आएगी, जैसे सॉल्व कर लिया जाए तो देखिए तो कितना हो जाएगा हमारा, ये नंबर 7 है ना, इधर ही हमारा 8 है। ठीक है, तो HC/λ यानी 6 × 3 = 18, चलो मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, क्या हो जाएगा, 3 × 6 = 18 हो जाएगा, 18 के 8, 3 × 6 = 18, 1 19, यानी 19.8 डिवाइड में क्या हो जाएगा 4 × 10 की पावर, ये 7 ऊपर जाएगा 15, 34 में से 15 माइनस कर दीजिए आप, 34 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 19 ना,
यानी आपका कितना बचेगा माइनस का 19। चलिए इस नंबर से इसमें डिवाइड दीजिए, तो डिवाइड देंगे तो यह जो एनर्जी आपकी निकल के आएगी 4 पचे 20 ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार में नहीं 4 बार में कटेगा, यानी 4 दशमलव कितना होगा 4 चौको 16 हो गया ना, 4 कितना बचा 4 चौको 16 3 बच्चा 38 हो जा रहा है, तो 4 9 36 और 40 होगा तो 4 9 36 20 4 4.95 के करीब आएगा। ठीक है बच्चों, गुणे 10 की पावर माइनस 19। और यह एनर्जी जो आया है जूल में आया है। मैं इस एनर्जी को यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना चाहता हूँ तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड देंगे तो यह नंबर कट जाएगा। अब इस नंबर में आपको डिवाइड देना है तो बताइए कितना होगा। तो मैं इसको 160 भी लिख सकता हूँ और डेसिमल से डेसिमल हटाऊँ तो 495 नीचे 160 और डिवाइड देंगे तो लगभग आपका ये 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आ जाएगी। यानी जो 4000 एंगस्ट्रॉम वाली लाइट मेटल सरफेस पर बच्चों गिर रही है, उस लाइट से जो रिलेटेड एनर्जी है वह एनर्जी हमको पता चल चुकी है। वह एनर्जी कितनी है, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन समीकरण आप जानते हैं कि जब भी मेटल सरफेस पर एनर्जी इंसिडेंट कराई जाती है तो कुछ एनर्जी कार्य फलन के रूप में उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने में खर्च हो जाती है और बची हुई जो एनर्जी है वो के मैक्सिमम के रूप में उसके पास रह जाती है। ठीक है, यानी जो इंसिडेंट फोटॉन की जो एनर्जी होगी बच्चों वह दो जगह खर्च होगी, कार्य फलन में और के मैक्सिमम के फॉर्म में। मुझको यहाँ से के मैक्सिमम निकालना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए तो E-5 हो जाएगा और के मैक्सिमम इक्वल ई कितना है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कार्य फलन प्रश्न में दिया गया है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए माइनस करिए। अच्छा, के मैक्सिमम की एक चीज और देखेंगे आप, क्या लिख सकते हैं, के मैक्सिमम को मैं लिख सकता हूं हाफ एम भी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी है, तो मैं लिख सकता हूं हाफ एम भी मैक्सिमम का स्क्वायर। और इसको माइनस करिए, माइनस करेंगे तो आपका ये जो एनर्जी निकल के आएगी 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। के मैक्सिमम हमने निकाल दिया, अब यहीं से भी मैक्सिमम निकालने की जो पहला हमारा काम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग वाला। ठीक है, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए तो भी स्क्वायर मैक्सिमम इक्वल टू ये मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 0.6 है ना, तो 6 दूनी 12 यानी क्या हो जाएगा 1.2 हो जाएगा ये नंबर। ठीक है, मैं मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, यह इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आया है, हमको वेग बताना है तो इस एनर्जी को जूल में लिखना होगा। तो हम क्या करते हैं, जब एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हो उसको जूल में बदलना हो तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई, उसी का उल्टा काम कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम और डिवाइड में यह एम डिवाइड में चला जाएगा। जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की ही बात हो रही है ना, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप जानते हैं कितना होता है 9.1 गुणे 10 की पावर माइनस 31 होता है ना, 31 9.1 गुणे 10 की पावर माइनस का 31 किलोग्राम होता है। ठीक है, अच्छा इतना हमने कर दिया इसको। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। भी मैक्सिमम हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा भी स्क्वायर मैक्सिमम इक्वल टू ये 10 की पावर माइनस 31 जाएगा, 19 माइनस करें 10 की पावर 12 और इसका गुणा कर लेंगे आप तो 16 गुणे 12 जो होता है आपका 192 के करीब होता है। कितना हो जाएगा बच्चों 192 और 2 अंक के बाद डेसिमल लगा देते हैं और डिवाइड में क्या है 9.1 है। ठीक है, और ऊपर आपका जो नंबर बचेगा वो 10 की पावर माइनस नहीं प्लस हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 12। ठीक है,
और ये नंबर लगभग 2 के करीब है। और ध्यान से देखिए 9.1, यदि मैं इसको 10 मानूंगा तो लगभग 0.2 के करीब आएगा। देखिए जब भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगाए तो अप्रोक्सीमेट सॉल्व करिए, क्योंकि गुणा भाग करने बैठ गए तो करते रह जाएंगे। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट काम करेंगे तो चीज़ें जल्दी और इजी तरीके से हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ से भी मैक्सिमम की जो वैल्यू हमको मिलेगी, और हमने बताया कि ये लगभग 2 के नंबर करीब है, ये 10 के करीब मानेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 0.2 इंटू 10⁻12 और बाहर निकल के आएगा भी मैक्सिमम का मान 0.45 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। देखो भी मैक्सिमम का मान हमने क्या किया बच्चों, निकाल दिया, एक काम कर दिया। अब रेखीय संवेग भी आपसे पूछा जा रहा है। देखिए रेखीय संवेग तो आप जानते हैं P बराबर क्या होता है, m इंटू भी होता है, यानी P मैक्सिमम ही मान लो तो ये भी मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हम लिख सकते हैं P मैक्सिमम इक्वल टू m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। भी मैक्सिमम में अभी है निकाला हूँ तो 0.45 इंटू 10⁻6, बस गुणा कर दीजिए आप। गुणा करेंगे तो कितना निकल के आएगा, गुणा करने पे हमको लगता है कि चलो गुणा कर ही लेते हैं। ये नंबर जो है आपका अप्रोक्सीमेट मानू, चाहे 9 के करीबी मानूंगा तो 9×5=45 कितना होगा, चलिए निकाल ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। P मैक्सिमम का जो मान हमको निकल के आएगा बच्चों 9×5=45, यानी चलो मैं इसको 9 मानता हूँ, इसको एक डिजिट बढ़ा देते हैं तो 0.5 कर देते हैं, जिससे गुणा करने में आसानी। 9×5=45 होगा तो लगभग 9×5=45 ना, तो मैंने इसको 9 माना है, इसको 5 माना है, यानी 4 पॉइंट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 4.5 इंटू 10⁻, ये 31 है, ये 6 है, तो 31 में से 6 माइनस करेंगे आप तो कितना होगा -25 यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यह हमने निकाल दिया बच्चों। क्या ये हमने सही किया है कि नहीं, देख लें। इसको मैंने 9 मान लिया है, इसको एक डिजिट बढ़ा देंगे तो 0.5, तो 9×5=45, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे तो हाँ सही है। तो 10 की पावर कितना हो जाएगी, क्या लिखा हूँ, अरे यार 25 ना, 25 ठीक है, 10 की पावर ये 25 लिखा गया है ना। दस की पावर 25, तो ये हमने फाइनल इसका क्या निकाल दिया, संवेग भी निकाल दिया। ठीक है, और चूंकि ये न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल आपको अभ्यास तो करना ही पड़ेगा बच्चों। हाँ देखिए प्रश्न आपका यही था। ठीक है, क्या था हमारा प्रश्न, यह था। ठीक है, इसे आप नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए आप फटाक से इसको। अरे यार स्लाइड, चलिए नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मज़ेदार प्रश्न ही होगा। हाँ, दिया है कि स्थिर विद्युत्की में गाउस के नियम को लिखकर स्पष्ट कीजिए। गाउस का नियम आपको लिखना है। ठीक है, और इसकी सहायता से एक समान आवेशित पतले गोलीय आवेश Q तथा त्रिज्या कैपिटल R के लिए खोल के बाहर, खोल के पृष्ठ पर और खोल के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखिए क्या हो जाएगा हमारा। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। हाँ ठीक है, अब भाई गाउस के नियम का स्टेटमेंट तो सबको पता होगा। छोटी क्या कहते हैं, सबसे शुरू का ये टॉपिक है, आपको पता ही होगा। यानी गाउस का नियम क्या होता है, गाउस का नियम आप जानते हैं, निर्वात तथा वायु में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बंद पृष्ठ के भीतर
बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या हो जाएगा? फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई ε0। बस हो गया स्टेटमेंट। ठीक है, पहला काम हमने इसका कर दिया। अब वैद्युत क्षेत्र पूछा जा रहा है आपसे, तो देखिए थोड़ा यहाँ से काम स्टार्ट करते हैं, उधर जाएंगे। ठीक है, चाहे इधर से यहीं पे देख लेते हैं, इधर अगला केस देख लेंगे। चलिए देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ है जिस पर प्लस क्यू चार्ज एक समान रूप से बच्चों क्या है? फैला है। ठीक है, और इस पृष्ठीय चालक से मतलब इसके सेंटर से बात करते हैं। पहले हम बाहर निकालते हैं। स्मॉल r दूरी पे कोई दूसरा मान लीजिए पॉइंट यहाँ पर P है जहाँ पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना है और गॉस के नियम से बताना है। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट P को काटता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ का चयन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, पॉइंट P को काटता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ बना लिया। अब इस गॉसियन पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकल रहा है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, उस गॉसियन पृष्ठ पर छोटा सा क्षेत्रफल dA लिया जिसका डायरेक्शन dA इधर होगा और उस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन भी बच्चों आउटवर्ड बाहर के साइड ही होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, छोटे से अवयव की वजह से वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं और पूरे निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, समाकलन कर देंगे। ठीक है, तो देखिए पॉइंट के हिसाब से काम किया जाए बेहतर होगा। तो पहले हम कहाँ निकाल रहे हैं, पृष्ठ से बाहर। ठीक है, पृष्ठ से बाहर वाले पॉइंट पर निकाला जा रहा है। ठीक है, हाँ, तो क्या हो जाएगा, चलिए हाँ, सूक्ष्म अवयव D से गुजरने वाला फ्लक्स, भाई छोटे से अवयव में छोटा सा फ्लक्स गुजरेगा, यानी क्या होगा, डी फाई। कितना होगा आप जानते हैं, सॉरी ई होगा ना, ई डॉट डी ए होगा। अब टोटल फ्लक्स निकालना है तो इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। इंटीग्रेशन करेंगे तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू आप देख रहे हैं 0 है क्योंकि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में। तो इस वजह से आपको क्या मिलेगा, ई डी ए मिलेगा। ई हर पॉइंट पे सेम है, बाहर निकल जाएगा और यहाँ हमको मिलेगा डी ए। यानी इस प्रकार जो फाई की वैल्यू बच्चों हमको मिले है ई इंटू डी ए सबको जोड़ेंगे तो इस गोलीय पृष्ठ का एरिया मिल जाएगा। और गोले का एरिया तो आपको पता होना चाहिए 4πr²। इसको आप मानिए इक्वेशन नंबर 1। अब अप्लाई करेंगे गाउस का नियम। क्या अप्लाई करते हैं हम लोग हैं, गाउस का नियम। गाउस के नियम से, गाउस के नियम से आप जानते हैं फ्लक्स क्या होता है, Q इनसाइड बाई ε0 होता है। और यहाँ पे जो आवेश है सरफेस पर फैला है तो इसके पास पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा। अब पृष्ठीय आवेश घनत्व आप जानते हैं क्या होता है, सिग्मा ना Q अपन क्या होता है, एरिया। एरिया कैपिटल R त्रिज्या वाले सरफेस पे चार्ज फैला है तो एरिया कितना हो जाएगा 4πr²। और यहाँ से Q का मान सिग्मा इंटू 4πr² हम भर सकते हैं। तो देखिए फाई का जो मान हमको मिलेगा सिग्मा इंटू 4πr² बाई डिवाइड में ε0, इसको माने इक्वेशन नंबर 2। ये भी फ्लक्स और ये भी फ्लक्स दोनों को आपस में क्या किया जाएगा, इक्वल किया जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 एंड 2 से इक्वल करते हैं, करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई इंटू 4πr² इक्वल टू सिग्मा 4πr² अपॉन ε0 हो जाएगा।
ई निकालना, तो देखिए तो 4 पाई से 4 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, आपका कट रहा है ना, हाँ कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। अब जो नंबर बचा हुआ, अच्छा देखिए मैडम कैंसिल हो रहा है ना कि नहीं, 5 = 4 पाई आर स्क्वायर, हाँ कैंसिल तो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हमको ई निकालना है, तो ई बराबर कितना हो जाएगा, जो नंबर डिवाइड मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चला जाएगा, यानी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ हमको मिलेगा कैपिटल आर स्क्वायर बराबर स्मॉल अपान में आर स्क्वायर। यह हमने वैद्युत क्षेत्र बच्चों कहाँ निकाला है, आउटसाइड निकाला, बाहर निकाला, ठीक है। इसी प्रकार यदि आपको सरफेस पर निकालना है, तो मैं सरफेस पे सोच रहा हूँ कहाँ बताऊँ, यहीं बता दे क्या, देखिएगा यहीं बता देते हैं, ठीक है। यानी अब जो है पृष्ठ में ही बता देते हैं, सेकंड पॉइंट है ये, ध्यान रखिएगा। पृष्ठ पर, तो पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, जो त्रिज्या है स्मॉल और कैपिटल आर क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर होगा, तो ये दोनों टर्म कट जाएंगे, यानी जो सरफेस पर हमको मिलेगा वह कितना मिलेगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट मिलेगा, ठीक है। अब इसी पॉइंट पी को उठा के इसके भीतर लेके आइए, मान लीजिए भीतर हमने यहाँ पर लेके आए, यहाँ लेके आएंगे तो इसके अंदर तो आवेश ही जीरो है, क्योंकि आवेश तो सरफेस पर है, और जब सरफेस पर भीतर आवेश जीरो है तो इनर साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा, ठीक है। यानी मैं यहीं दिखा देता हूँ, जो इन साइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह क्या होगा, जीरो होगा, अंदर कोई आवेश नहीं होने के कारण, ठीक है। नोट कर लेंगे इसको, आप पूरा नोट कर लीजिए आप। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, दिए गए परिपथ में निम्नलिखित की गणना कीजिए, परिपथ की तुल्य धारिता और 3 माइक्रोफैरड तथा 2 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र पर आवेश। बहुत मजेदार प्रश्न है बच्चों, ध्यान दें, फिगर हमने बना दिया है उधर। पहले तुल्य धारिता निकालते हैं, तो चूंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यदि हम रूल अप्लाई करेंगे P/Q, रेड ले लीजिए आप इसके, हाँ P/Q और R/S का जो रेशियो है, देखिए P का मान कितना है 12 है, और Q का मान कितना है Q मतलब 6, और हम देख रहे हैं R/S यानी 6/3, और डिवाइड देंगे तो आपको कितना मिलेगा, 12 डिवाइड देंगे 2 हो जाएगा, इधर भी 2, यानी यह P/Q को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी वह जो ब्रिज है बच्चों क्या है, संतुलन की अवस्था में। जब संतुलन की अवस्था में होगा यह ब्रिज, तो इस ब्रांच में जो करंट बहेगी वह क्या होगी, जीरो होगी। मतलब ये जो डायगोनल पे 2 माइक्रोफैरड बांधा है, हमको तो उससे कोई मतलब नहीं है, काहे को काम नहीं कर रहा है, उसमें करंट तो बह ही नहीं रही है, ठीक है। अच्छा, तो अब हमको निकालना क्या है, तुल्य धारिता निकालनी है। तो पहले हम क्या करते हैं, तुल्य धारिता ना, हाँ धारिता निकालते हैं। तो देखिए हम थोड़ा डायरेक्ट काम करते हैं, तुल्य धारिता कैसे निकलेगा, हाँ ध्यान से देखिए। चूंकि हम देख रहे हैं कि यह वाला काम तो कर ही नहीं कर रहा है, और ये करंट ऐसे जाएगी सीधे बह जाएगी, तो यह दोनों बच्चों आपका किस में लग गया, श्रेणी क्रम में हो गए, और ये दोनों भी किस में हो जाएंगे, श्रेणी का। जब इसमें करंट जाएगा नहीं तो करंट ऐसे होते हुए ऐसे चला जाएगा, यानी बच्चों यह जो दोनों है सीरीज में है, और यह दोनों क्या है, सीरीज में, और उन दोनों को जोड़कर एक एक बना ले, इसको भी जोड़ के एक बना लेते हैं, इसको भी जोड़ के एक बना लेते हैं, और उन दोनों को जब एक यहाँ लगाएंगे एक यहाँ लगाएंगे तो दोनों समांतर क्रम में हो जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, तुल्य धारिता निकालते हैं, तो इसको हम C1 बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, इधर वाले को C1 और नीचे वाले को क्या बोल देता हूं मैं, C2 बोल देता हूं, ठीक है। यानी तुल्य धारिता क्या हमको करनी है, C1 + C2। तो देखिए C1 कैसे निकालेंगे, श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में आपको जानते हैं तुल्य धारिता कैसे निकाली जाती है, इन्वर्स करके जोड़ना पड़ता है, प्रतिरोध का ये उल्टा जुड़ता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। यानी क्या हो जाएगा, 1/C1 = पहले ऊपर वाले को जोड़ते हैं, यानी 1 क्या हो जाएगा 12 + 1/6 हो जाएगा, यानी 1/C1 = 12 6, यानी 12 एलसीएम बन जाएगा, और मल्टीप्लाई कर कितना हो जाएगा, ये
1 ना, 1 + 2 = 3/12 और डिवाइड देंगे तो 1/4। अब पलट दीजिए, पलटेंगे तो C1 बराबर 4 माइक्रोफैरड है। आसान है, बहुत आसान है। C1 का मान हमने पा गया 4 माइक्रोफैरड, मतलब इन दोनों को जोड़कर एक बना दिए जिसकी वैल्यू आई है 4 माइक्रोफैरड आई है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार उसको भी जोड़ के बनाइए तो क्या हो जाएगा 1/C2 = 1 क्या है, हाँ 6 है और 3 है, तो 1/C2 = LCM 6 बनेगा, तो 1 + 2 = 3/6 काट देंगे तो 1/2। पलट दीजिए, C2 = 2 माइक्रोफैरड, यानी बच्चों इस C2 का जो मान आया है वह 2 माइक्रोफैरड आ गया। ठीक है, जो 2 माइक्रोफैरड वह हो गया हमारा। अब तो हमको C1 C2 का मान सीधा सीधा भरना है, क्योंकि श्रेणी क्रम में हम जानते हैं इन्वर्स हो के जुड़ता है और समांतर क्रम में सीधा सीधा क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इसको जोड़कर एक बना दिए, इसको जोड़कर एक बना दिए, दोनों ऊपर नीचे जुड़ेगा तो समांतर क्रम हो गया। तो तुल्य धारिता की जो वैल्यू हमको मिलेगी क्या हो जाएगी, यानी 4 + 2 = 6 माइक्रोफैरड। ये लो बच्चों, हमने तुल्य धारिता निकाले, पहला काम हो गया हमारा तुल्य धारिता वाला, है ना। हाँ, अब आपसे पूछा जा रहा है कि 3 माइक्रोफैरड तथा 2 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र पर आवेश बताइए। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। देखिए 2 वाले माइक्रोफैरड में धारा बही नहीं तो करंट आवेश क्या होगा, 0। तो हमको तो इस पर दिखाई दे रहा है कि इस पर जो आवेश की वैल्यू है क्या है, 0 है। पहला काम तो हो गया कि 2 माइक्रोफैरड में करंट बह ही नहीं रही है, तो Q का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा जब धारा ही नहीं बहेगा। हाँ, अब हमको ये निकालना है 3 माइक्रोफैरड। अच्छा 3 माइक्रोफैरड कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ पर है तो हमको इस ब्रांच में बहने वाला धारा के माध्यम से आवेश निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकाला जाएगा, यानी देखिए इस पूरे ब्रांच में कितना आवेश है, जो आवेश यहाँ होगा वही आवेश यहाँ होगा, क्योंकि भाई दोनों में करंट सेम बह रहा है, बस धारा सेम है तो आवेश भी सेम होगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, यही निकालते हैं। ठीक है, 3 माइक्रोफैरड पर आवेश, है ना, आवेश निकाला जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, आवेश आप जानते हैं Q = क्या होता है, C × V होता है। और यह C कहाँ का, ये C2 वाला है। समझ रहे हैं बच्चों, ये C2 वाला है, C2 वाला। अभी पोटेंशियल आपको पता है 10 वोल्ट की बैटरी है। भाई जितना पोटेंशियल इसके सिरों पे होगा उतना इसके पे, तो हमको विभवांतर से कोई मतलब है नहीं, वो तो हमको पता है कि 10 वोल्ट का है। और इस ब्रांच में जो धारा बह रही सेम बह रही है, इसलिए आवेश का मान भी सेम होगा। तो जो इस पर होगा आवेश वही आवेश इस पर भी होगा, इसलिए इस मेथड से मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा C2 का मान कितना निकाले हैं, C2 का मान हम निकाले हैं 2 निकाले हैं, यानी 2 हो गया बच्चों। अब विभव कितना है हमारा, 10 है, तो 10 है तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, यानी आवेश की जो वैल्यू बच्चों आपको मिलेगी 20 माइक्रोफैरड है ना, 20 माइक्रो अच्छा 1 मिनट, इस माइक्रो कूलाम में लिखना पड़ेगा हमको, 1 मिनट रुको। तो इसको चेंज करके ही लिखते हैं, बेहतर होगा। चलिए C2 का मान कितना हमारा है, 2 माइक्रोफैरड है। तो 2 हो गया, अरे कहाँ चला जा रहा है 2, अब माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6। विभव कितना है, 10 वोल्ट है, तो हमको आवेश की जो वैल्यू बच्चों मिलेगी वह कितनी मिलेगी, Q बराबर 10 दूनी 20 माइक्रो कूलाम। ऐसे ठीक रहेगा, यानी उस चाहे 3 माइक्रोफैरड पे पूछा जाए 6 पे पूछा जाए, दोनों पर सेम ही होगा, क्योंकि करंट क्या बह रही है, सेम बह रही है। यानी आवेश की जो वैल्यू बच्चों निकल के आएगी वो 20 माइक्रो कूलाम आएगी। ठीक है, अच्छा छठा नंबर भी हो गया। चलिए इसको नोट कर लेंगे आप लोग, है ना। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं ना, अगले क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाँ, किरण आरेख की सहायता से परावर्ती दूरदर्शी में प्रतिबिंब बनने की व्याख्या कीजिए और अपवर्ती दूरदर्शी से इसकी विशेषता की तुलना कीजिए।
ठीक है। तो देखिए इस टॉपिक से पहले मतलब जो अगला सेट था उसमें हमने प्रकाश का अपवर्ती दूरदर्शी पढ़ाया था, और अपवर्ती दूरदर्शी में एक्चुअल में होता क्या है, उसमें दो लेंस लगे होते हैं। जो अभिदृश्यक लेंस होता है उसका फोकस दूरी और द्वारक बड़ा होता है। भाई दूरदर्शी तो दूर की वस्तु देखना है, जितना ज़्यादा लाइट आएगा उसका इमेज हमको उतना ही क्लियर दिखाई देगा। लेकिन बड़े फोकस दूरी और बड़े द्वारक वाले लेंस तैयार करना बड़ा मुश्किल होता है, और साथ में उसमें दोष भी पाया जाता है। स्फेरिकल एब्रेशन यानी गोलीय विपतन का दोष पाया जाता है। इसी वजह से न्यूटन ने एक और दूरदर्शी का खोज किया हुआ है, कहाँ गया, परावर्ती दूरदर्शी है, यानी इसमें कौन से परावर्ती दूरदर्शी की विशेषता की तुलना करनी, हाँ, खोज किया है परावर्ती दूरदर्शी का, ठीक है, जो मुख्यतः प्रकाश के परावर्तन पे कार्य करती है। एक्चुअली इसमें होता है क्या है, जो बड़ा फोकस दूरी वाला लेंस उसको रिमूव करके उसके जगह पे एक अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, और अवतल दर्पण अभिदृश्य का जगह ले लेता है, जिसकी वजह से चूंकि उसका अपर्चर जो द्वारक बड़ा होता है और जो इमेज बनता है वह काफ़ी ब्राइट और चमकीला बनता है। एक्चुअल में यह भी बिल्कुल सेम वही आवर्धन का काम करेगी, बस फर्क यह है कि इसमें जो उत्तल लेंस लगा था जो अभिदृश्य की साइड उसको रिमूव करके अवतल दर्पण का हम लोग यूज करते हैं, जैसा कि फिगर में आपको दिखाया गया है। हमने अवतल दर्पण लगाया हुआ है, ठीक है, अवतल दर्पण है। अब देखिए वस्तु बहुत दूर है और दूर वस्तु से प्रकाश की किरण ऐसे समांतर चल रही है, ठीक है, जाने वाली प्रकाश की किरण इस पर गिरने के बाद इसका हो जाएगा परावर्तन, और परावर्तन के बाद यहाँ पे एक हमने 45 डिग्री पर एक समतल दर्पण लगाया। ये कैसा है, समतल दर्पण है, ठीक है, और इस समतल दर्पण से प्रकाश टकराकर इस पॉइंट पर मिले तो इस वस्तु का फाइनल इमेज हमको यहाँ मिला। और हम इस फाइनल इमेज को नीचे हमारे पास आई पीस है, नेत्रिका लगा है, यानी यहाँ हमारा आँख होता है जहाँ से फाइनल इमेज को हम देखते हैं। अब देखिए यह जो इमेज बना हुआ है इस दर्पण के द्वारा, वह इमेज इस लेंस के जो आई पीस है, जो नेत्रिका लेंस है, उस नेत्रिका लेंस के फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में समायोजित करते हैं। और फाइनल इमेज चूंकि यह किरण आगे बढ़ाने पे और सेपरेट होती जाएंगी, मिलेंगी नहीं, तो इनको हम पीछे बढ़ाते हैं और जाकर ये किरण एक दूसरे को यहाँ पे काटती हैं और फाइनल इमेज हमको इसी पॉइंट पर जाके A' B' मिल जाता है। और इसकी भी आवर्धन की क्षमताएं, जो आवर्धन पावर है, सेम उतना ही आती हैं। तो आवर्धन का जो फार्मूला होता है बच्चों, इसका भी हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। यम बराबर होता है माइनस का FO अपान क्या होता है, FE होता है, सॉरी FU रहेगा ना, तो कंडीशन है FO अपान UE होता है, ठीक है। पहले केस में जब फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर बने तो उस केस में यानी फाइनल इमेज नेत्रिका बनाता है, इनफाइनाइट पर बनेगा तो आवर्धन क्षमता जो बच्चों होता है माइनस का FO अपान क्या होता है, FE होता है, ठीक है। तीसरे केस की बात करते हैं। यदि फाइनल इमेज हमारा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो उस केस में जो आवर्धन क्षमता होता है यम बराबर माइनस का FO अपान FE 1 प्लस FE अपान क्या होता है, D होता है। बस आवर्धन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ये भी सेम वैसा ही काम करता है। बस फर्क यह है कि बड़े फोकस दूरी, बड़े द्वारक के लेंस को तैयार करना मुश्किल है, इसी वजह से जो अभी दृश्य का लेंस लगाया गया था उसके जगह पे हम लोग अवतल दर्पण का यूज करते हैं, ठीक है। और इसकी कुछ विशेषताएं हमने तुलना किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि वही चीज़ जो अभी हमने आपको बताया कि अभिदृश्यक अवतल दर्पण होने के कारण जो इमेज बनेगा चमकीला और ब्राइट बनेगा। परावर्ती दूरदर्शी के लगा देने से जो स्फेरिकल चाहे कलर जो एब्रेशन होता है वह कम हो जाता है, ठीक है। अभिदृश्यक दर्पण के होने के कारण प्रतिबिंब और कांच की विकृति का प्रभाव कोई नहीं पड़ता। वही हमने इसका कंपेयर करके भी रिजल्ट को लिख दिया है, ठीक है। इसे आप नोट कर लेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं।
ज़्यादा प्रश्न नहीं बचा, हमको लगता है कि 2 और प्रश्न बचे होंगे। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन परमाणु की बोहर मार, बोहर ने मुख्यतः 3 पोस्टुलेट दिया है। पहला पोस्टुलेट बच्चों जो होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वह किसी निश्चित त्रिज्या वाली कक्षाओं में ही रिवॉल्व करेगा और जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा उस ऑर्बिट से एनर्जी का क्षय नहीं करेगा। यही पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जिसमें रिवॉल्व करेगा वहाँ से वो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा। ठीक है, ये बात हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। सेकंड केस में बच्चों देखिए दिया है कि दूसरी पॉस्टुलेट यह है कि अब प्रश्न यह है कि आप स्थायी कक्षाएं किसे कहेंगे। तो देखिए स्थायी कक्षाएं वे कक्षाएं होती हैं जिस ऑर्बिट के लिए कोणीय संवेग का मान बच्चों क्या होता है, h/2π का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरा पोस्टुलेट बच्चों यह है कि एनर्जी का उत्सर्जन तभी हो सकता है जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप कर रहा हो, यानी ऊपर से उच्च ऊर्जा वाली कक्षा से निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में जाएगा तो वहां से वह प्रकाश का उत्सर्जन करेगा फोटान के रूप में। अवशोषण की केस की बात की जाए, यदि कोई फोटान अपने ग्राउंड लेवल पर निम्न ऊर्जा स्तर पे और बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, अवशोषित कर रहा है और उसको लेकर वह हायर ऑर्बिट में जाएगा तो उस केस में क्या करता है, वह फोटान के बराबर एनर्जी को अवशोषित करता है। ठीक है, हाँ इसमें एक चीज और जोड़ दिया गया है। प्रश्न में बोला गया है कि n=1 से n=4 के बीच उत्सर्जन और अवशोषण स्पेक्ट्रम भी दिखाना है आपको। ठीक है, तो यहीं हम बगल में दिखा देते हैं, जरा देखिए इसको ध्यान से। तो स्पेक्ट्रम को दिखा दिया जा रहा है कि उत्सर्जन कब होगा, अवशोषण कब होगा। तो देखिए 4 लाइन हम बना देते हैं। यहाँ पे n=1 है, n=2, n=3 और n=4। पहले केस में उत्सर्जन दिखाया जा रहा है। ठीक है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को दिखाया जा रहा है। तो अभी हमने बताया कि उत्सर्जन तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन किसी भी उच्च ऊर्जा कक्षा से, यानी चाहे तो दूसरे से पहले में आए, चाहे तीसरे से पहले में आए, चाहे तो दूसरे से तीसरे से दूसरे में आ जाए, चाहे चौथे से दूसरे में आ जाए, सभी केसों में प्रकाश का उत्सर्जन ही हो गया। बन गया, बस यही बनाना है। अवशोषण दिखाना है आपको, तो अवशोषण में आप ऐसे दिखा दीजिए, n=1 है, n=2 और n=3 इधर, n=4। अवशोषण में हमने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने मूल ऊर्जा स्तर पे है, निम्न ऊर्जा स्तर पर है, यानी ग्राउंड लेवल में है। ठीक है, तो या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा सकता है या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा सकता है, चाहे तो यह इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी जा सकता है, चाहे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी यहाँ जा सकता है, और प्रत्येक केस में अवशोषण ही करेगा। ठीक है, तो इसे आप बना लेंगे और इधर इसको नोट भी कर लेंगे। ठीक है, बस हमको एक और क्वेश्चन बचा हुआ है इस टॉपिक में, बाकी ये फाइनल हो जाएगा। नोट करेंगे, फटाक से नोट करिए इसको आप। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है न्यूमेरिकल, इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, और दिया गया आंकड़ा दिया गया है, चालक का घनत्व तो दिया है, अच्छा चालन इलेक्ट्रॉन है, ये कोटर होना चाहिए ना, कोटर का घनत्व दिया है, यानी होल इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता दी गई है और कोटर की गतिशीलता दी गई है। ठीक है, और हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है चालकता का मान। तो देखिए n टाइप के मटेरियल के चालकता की जो फार्मूला होता है बच्चों, E म्यू E × Ne होता है। अब प्लस भाई दोनों को इलेक्ट्रॉन होल, अरे n टाइप है तो मेजॉरिटी आपका इलेक्ट्रॉन हो गया और माइनॉरिटी होल हो गया, तो होल में क्या हो जाएगा आपका E और म्यू H और NH। इसमें जो कॉमन है कॉमन लेंगे आप, E कॉमन हमने कॉमन ले लिया और Ne को आगे लिखते हैं और म्यू E प्लस और क्या हो जाएगा NH और इधर हमारा मिलेगा म्यू H। अब देखिए जो डाटा दिया गया है, क्या क्या दिया है, चालन इलेक्ट्रॉन का घनत्व दिया है, यानी घनत्व है तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करता है, तो बच्चों एक्चुअल में ये क्या है Ne है। कोटर का घनत्व दिया है तो यह क्या है NH है। गतिशीलता को म्यू से दिखाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन का है और ये क्या है होल का। बस मान भरना, बहुत आसान, 5 नंबर का प्रश्न है ये,
बस गुणा भाग करना, कुछ करना, बस फार्मूला आपको पता होना चाहिए। जब आपको फार्मूला पता हो बस मान भरेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, 5 नंबर पा जाएंगे। ठीक है, तो देखिए कितना आसान प्रश्न ये। इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप जानते हैं कि 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 होता है। एन ई का मान कितना है, हाँ वो है ना, तो 8 गुणे 10 की पावर माइनस में कि प्लस में, हाँ प्लस में दिया गया है 13, कोई बात नहीं। और क्या हो गया, म्यू ई गतिशीलता, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता ये है, तो 2.3 गुणे 10 की पावर क्या हो जाएगा 4, बीच में प्लस है, प्लस लगा दे। होल का कितना है 5 गुणे 10 की पावर 12 गुणे गतिशीलता कितना है 100 है। बस इसी को गुणा भाग करिए, तो गुणा भाग करेंगे आप तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इधर कितना हो जाएगा, इसको गुणा करते हैं तो 8 3 के 24, 24 के 4 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 2 18, सही लिखे हैं। हाँ, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे अब यहाँ पे, और 10 की पावर कितना हो जाएगा ये 13 4 17, 10 की पावर 17 हो जाएगा। यहाँ देखिए तो इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस, इसको क्या करते हैं हम लोग 0.5 कर देता हूँ, चलिए 0.5। अब पावर कितना हो जाएगा 14 हो रहा है ना, नहीं 15 हो जाएगा, गुणे 10 की पावर 15। इस नंबर को अब जोड़ना है, इस नंबर को आप ऐसे जोड़ नहीं पाएंगे, पावर जब सेम रहेगा तभी जोड़ पाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि जुगाड़ लगाते हैं, जुगाड़ यह इसमें से 100 निकाल के इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये 1840 हो जाएगा, यानी 1840 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1840 हो जाएगा। तो चलिए कर दिया जाए इसको भी, यानी क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये कितना हो जाएगा 1840 गुणे 10 की पावर 17, आप सॉरी 15 घट जाएगा ना, 2 पावर तो कम हो जा रहा है, तो कितना हो जाएगा हमारा ये 10 की पावर 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 लिखा गया ये, ठीक है 15 है, 15 10 की पावर 15, इधर हमारा 0.5 इंटू 10 की पावर 15 पहले से मौजूद है। चलिए जोड़ दीजिए, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1840.5 हैं, और गुणे 10 की पावर 15। चलिए गुणा कर लीजिए, गुणा करेंगे तो फाइनल रिजल्ट जो आएगा गुणा करने पे 1.6 इंटू कितना हमारा 1840.5 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा 19 में 15 घटा दीजिए, तो कितना होगा 10 की पावर माइनस का 4। तो चालकता बच्चों इतना निकल के आ जाएगा। चलिए गुणा कर लीजिएगा, फाइनल रिजल्ट आपका मिल जाएगा, यानी फाइनल सॉल्व करेंगे तो यही रिजल्ट निकल के आएगा। और उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। सो आप इसको नोट कर सकते हैं, सो नोट कर लीजिए आप।